ठीक है, कन्फ्लिक्ट की हो, ये कहां से उठा सबसे पहले वो बताते हैं आपको। ये इतने सारे जो लोग बैठे हुए टेबल्स पर दिखाई दे रहे हैं, देख करके लग रहा है कि 200 से अधिक लोग बैठे हुए हैं। ये लोग बैठे हुए हैं सिंगापुर की एक होटल में। होटल का नाम है शैंग्रीला। शैंग्रीला होटल के अंदर एक मीटिंग हुई है और वो मीटिंग थी एशिया के सिक्योरिटी को लेकर के। कब आयोजित की गई? 2 से लेकर 4 जून के बीच में आयोजित की गई। कहां आयोजित की गई? सिंगापुर में। सिंगापुर में इस मीटिंग का नाम था शैंग्रीला डायलॉग। मेरे प्यारे साथियों, जैसे भारत के अंदर जहां पर राष्ट्रपति भवन स्थित है उस पहाड़ी का नाम रायसीना हिल्स है, वहां पर जो मीटिंग सिक्योरिटी डिफेंस कॉर्पोरेशन से होती है उसे रायसीना डायलॉग कहा जाता है। ऐसे ही सिंगापुर में शैंग्रीला होटल में होने वाली इस IISS इंटरनेशनल सिक्योरिटी से संबंधित ये लंदन बेस्ड एजेंसी है, उसके द्वारा एशिया पैसिफिक में सिक्योरिटी को लेकर के दुनिया भर के बुद्धिजीवियों को बुलाकर जो मीटिंग कराई जाती है इसे शैंग्रीला डायलॉग के नाम से जाना जाता है। ये जो शब्द इटसेल्फ है ये प्रीवियस ईयर यूपीएससी क्वेश्चन पेपर्स में आ चुका है। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए कि ये एशिया का प्रीमियर डिफेंस समिट है और इंटर गवर्नमेंटल सिक्योरिटी फोरम है, जो हर साल एक लंदन बेस्ड थिंक टैंक है जिसका नाम है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज, इसके द्वारा वर्ष 2002 से आयोजित करवाया जा रहा है। चूंकि सिंगापुर की सरकार भी इसमें एज एन पार्टनर शामिल होती है, इसलिए यह सिंगापुर की शैंग्रीला होटल के नाम से जाना जाता है, शैंग्रीला डायलॉग के नाम से जाना जाता है। तो पहली जानकारी तो आपको यह निकल कर आ गई, शैंग्रीला डायलॉग है क्या। ठीक है, इसमें कौन शामिल होता है? तो देखिए यहां पर जो भीड़ आपको दिख रही है ये बड़े ही स्पेशलाइज्ड लोग हैं, ये बहुत ही खास लोग हैं। खास क्यों है? क्योंकि इसके अंदर लगभग 49 देशों से लोग आते हैं, 49 कंट्रीज से, और यहां के आए हुए लोग बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसीज के प्रमुख होते हैं। जैसे इंडिया की तरफ से रॉ एंड आईबी के चीफ चले गए या उनकी तरफ से कोई प्रतिनिधि चला गया, वहां पर जाकर के दुनिया के जो थ्रेट चल रही है, या एक तरह से ऐसे समझिए, देखिए नेशनल लेवल पर गृह मंत्रालय सभी आईपीएस लोगों की बैठक बुलाते रहते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया के लोग कहां बैठे इसके लिए इस तरह की मीटिंग्स की जाती हैं। ठीक है ना, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अर्थशास्त्र को लेकर बात होती है, डिफेंस से रिलेटेड जो बातें होती हैं वो शैंग्रीला डायलॉग में एशिया पैसिफिक से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, जापान, कनाडा, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया ये अपने अपने अधिकारियों को भेजते हैं। कई बार डिफेंस मिनिस्टर लेवल के लोग भी पहुंचते हैं और यहां पहुंच करके सब लोग अपनी राय रखते हैं, अपनी तरफ से बताते हैं कि एशिया पैसिफिक में चले। यहां पर कोई ये G20 जैसी मीटिंग नहीं होती है, लेकिन ये मीटिंग बहुत खास होती है क्योंकि इसकी वजह से दुनिया को नया पर्सपेक्टिव मिलता है, खासियत पता चलती है। ठीक है, अच्छा, तो यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब थोड़ा मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं कि ऐसी समिट में एक चीन की तरफ से कर्नल साहब आए हुए थे। ये कोई सीनियर कर्नल है चीन का जिसका नाम है झाओ जिंगझाओ। इस झाओ जिंगझाओ के द्वारा हाल ही में एक कमेंट दिया गया और वो क्या बोला? ये है कौन? ये PLA अकेडमी ऑफ मिलिट्री साइंस का कोई सीनियर कर्नल है। ये जनाब यहां पहुंचे थे, इन्होंने भारत के बारे में बयान दिया। क्या बयान दिया? इंडिया नॉट ए सिक्योरिटी थ्रेट, इंडिया से हमें कोई भी डर नहीं है, अनलाइकली टू कैच अप इट्स डिफेंस सेक्टर, और ये हमारे डिफेंस सेक्टर के बराबर कभी नहीं पहुंच सकता। आपको यहां पर चाइना ने कहा इंडिया मिलिट्री एज नो थ्रेट टू बीजिंग, अनलाइकली टू कैच अप, यानी इंडिया हमारे बराबरी नहीं कर सकती। ये बिल्कुल वैसे हो गया जैसे इंडिया वाले पाकिस्तान को लाइटली लेते हैं। कैसे लेते हैं? अरे पाकिस्तान का चर्चा छोड़ो, हम तो खुद ही मानते हैं कि चीन से कंपटीशन करना है, दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, दुनिया की सबसे पावरफुल में से सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। लेकिन चाइना वाले भी ये मानते हैं कि इंडिया हमारे बराबर नहीं है। कोई बात नहीं साहब, अगर इनको यही लगता है तो इन्हें ज्यादा नहीं 75 साल पुराना इतिहास याद दिलाना है, जब इंडियंस के पास गन नहीं, वो डंडा हुआ करता था, गांधी जी वाला लाठी हुआ करती थी, और उससे दुनिया की उस सत्ता को उखाड़ फेंका था इंडियंस ने, जो कि पूरब से लेकर पश्चिम तक, सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक जो सत्ता सब पर राज करती थी, वो देश छोड़ने पर मजबूर हो गई थी। चीन वालों, तुम बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग में जी रहे हो। उस समय हम कुछ नहीं थे, तब हमने ब्रिटेन को खदेड़ा था।
आज तो हमारे पास इतना कुछ है कि तुम हमसे बस एक नंबर में ऊपर चल रहे हो कि तुम्हारे पास थोड़े सैनिक ज्यादा हैं। ये तुम हमारे बारे में जो कमेंट्री कर रहे हो, ये और कुछ नहीं, अपना भय कम कर रहे हो। कहते हैं कि लाइन बराबरी की हो तो दूसरे की छोटी करने के लिए उसकी लाइन को नीचे से मिटा दो। तुम कोशिश ऐसी कर रहे हो कि इंडियंस के आत्मविश्वास से खेलो। अरे अब तो जो हमारे नंबर हैं सब प्रोग्रेसिव हैं। विचार करो एक जमाना जब इंडियंस ने केवल लाठी दिखाकर ब्रिटिशर्स को खदेड़ दिया था। भैया 75 साल देश के पूरे हो चुके हैं, लोड मत लो। हमारे पास में अगर एक एक बंदूक भी रह गई ना तो तुम्हारे तमंचों को, तोप को, सबको उड़ा देंगे। खैर, तुमको जवाब टेक्निकल देंगे। आ जाओ आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए चीन के सिंगापुर में हुए इस एशिया के सबसे बड़े सिक्योरिटी डायलॉग में जब इन्होंने कहा कि भारत से हमें कोई खतरा नहीं है, तो इसका आधार क्या था? इसका आधार था कि भारत जो है वो अपनी सेना को मॉडर्नाइज नहीं कर रहा है। देखिए, यह बात आपको स्वीकार भी करनी होगी। हर बात को भावनाओं से नहीं लपेट सकते। आपको यह स्वीकार भी करना होगा कि इंडिया के केस में मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्मी, सेना का आधुनिकीकरण एक बड़ा चैलेंज है। बड़ा चैलेंज क्यों है, मैं फिर से याद दिला दूं, क्योंकि आधुनिकीकरण के लिए भारतीय सेना को बड़े निवेश की आवश्यकता है। आने वाला वार, आने वाला युद्ध आप जिस तरह से देख रहे हैं रशिया यूक्रेन के बीच में, वो कन्वेंशनल वॉर नहीं है। कन्वेंशनल का मतलब आमने सामने की लड़ाई नहीं हो रही है, ड्रोन से हमले हो रहे हैं, मिसाइलों से हमले हो रहे हैं, फाइटर जेट से हमले हो रहे हैं, टारगेटेड तरीके से डिफेंस किया जा रहा है। उनको ऑपरेट करने के लिए लोग भले ही लगे हों। यानी मॉडर्न वारफेयर में जहां ड्रोन्स की महत्ता, मिसाइल्स की महत्ता है, उसे लेकर चीन का बयान है कि भारतीय सेना हमारी तरह मॉडर्न नहीं है। खैर, तुम्हारे हर सवाल का जवाब हमारे पास है। इनका कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अगर चर्चा करें तो भारत अभी हमसे काफी पीछे है। तथ्यात्मक रूप से तुम सही हो, लेकिन